कमिंग सर? गुड आफ्टरनून सर। नारायण, यस बैठी बैठी। क्या हाल चाल है नारायण? ठीक है? यस सर। फाइन, यस कंफर्टेबल नाउ? यस सर। किस सर्विस में जाना चाहोगे सबसे पहले? आईएएस में? हाँ सर, प्रेफरेंस तो पहले वही भरा है। और बाकी 4 कौन से हैं प्रेफरेंस? इसके बाद आईपीएस है, फिर आईआरएस है, डायरेक्ट टैक्सेस, और फिर आईआरएस कस्टम एंड एक्साइज है। और फॉरेन सर्विस को कहाँ रखा है? सर 5वें नंबर पे रखा है। विदेश से लगाव नहीं है? नहीं सर, अगर मिलेगी तो सर जरूर जाएंगे। अच्छा। ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रक्रिया चल रही है भूमंडलीकरण की, यस सर। उसमें फॉरेन सर्विस का इम्पोर्टेंस बढ़ा है, घटा है? अगर बढ़ा है तो क्या काम किया है फॉरेन सर्विस ने? सर जहाँ तक भूमंडलीकरण की बात है तो सर ये बढ़ा ही है। जैसे कूटनीतिक संबंध बनाने हुए हमारे विदेश नीति को निर्धारित करना हुआ। हाल ही में रसिया यूक्रेन वार को अगर हम देखें तो हमारे विदेश मंत्रालय है और विदेश सचिव हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। पैरेलल जैसे रसिया और अमेरिका के साथ बराबर संबंध बनाए रखने के लिए भी इसका योगदान है। सही है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, यस सर, और इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यस सर, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, कोई डायलेक्टिक्स है बीच में? सर अमेरिका के संबंध में कहा जा सकता है कि उसने जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए संरक्षणवादी नीतियों को लागू किया था। तो एक प्रकार से जो विश्व है वो डिग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ गया था, मतलब बढ़ गया है, विवैश्वीकरण हो रहा है संरक्षणवादी नीतियों के कारण से। तो ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है, इसका मतलब? सर कुछ कमजोरियां तो जरूर हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन सर विश्व को बढ़ना है तो ग्लोबलाइजेशन सर जरूरी है। कौन सी चुनौतियां हैं वो, और संरक्षणवाद के अलावा? सर जैसे वर्तमान समय में रसिया यूक्रेन वार के कारण जो है विश्व फिर से 2 ध्रुवों में बढ़ गया है। एक तरफ तो नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ जो है रूस है और चाइना है। तो इससे तो टैरिफ वार जैसी समस्याएं सर आ गई हैं। और वही वाला कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वी आर अगेन इन द कोल्ड वॉर। यस, हम लोग कोल्ड वॉर में है अभी? सर ऐसा कहा जा रहा है कि कोल्ड वॉर शायद शुरू हो सकता है। नहीं, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोल्ड वॉर हो रहा है। तो जो बुद्धिजीवी ऐसा कह रहे हैं कि हम 2 ध्रुवों में बट रहे हैं, फिर यस सर, वो किस आधार पर कह रहे हैं ऐसे? सर वो ये है कि रसिया यूक्रेन के मुद्दे पर विश्व 2 ध्रुव में बढ़ गया है। एक तरफ तो अमेरिका है, वो पश्चिमी देशों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब को लेकर है। दूसरी तरफ से रसिया है, रसिया और चाइना एक तरफ हो गए हैं सर। तो अच्छा, रशिया पहले सोवियत संघ था? यस सर, सोवियत उस वक्त महाशक्ति था। यस सर। एज ऑन डेट रशिया क्या स्टेटस है सर उस समय सर आर्थिक भी और सैनिक महाशक्ति दोनों था सर। अभी सर आर्थिक महाशक्ति तो नहीं रह गया सर, कमी आई है उसमें। सैनिक रूप से अब भी सर सशक्त है सर। और IMF एक संस्था है जिसके जो मनी बास्केट है जिसका, यस सर, उसमें रशिया की करेंसी है या नहीं? नहीं सर, रशिया क्यों? महाशक्ति होने के बावजूद उसकी करेंसी को क्यों नहीं रखा IMF ने? सर विश्व में ज़्यादा लेन देन नहीं होता उसकी करेंसी का, शायद यही कारण हो सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता रशिया? करता है सर, लेकिन डॉलर में करता है। और तो वही वजह, उसकी करेंसी में क्या ऐसी वजह है जो चाइनीज करेंसी को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, रेनमिन को सर, है ना? तो रशियन करेंसी को पहले से क्यों नहीं रखा, USSR वाली करेंसी? कोई बात। नारायण, यस सर। हाँ, आप हमें बताइए कि जो स्कूल सिस्टम है इंडिया में, यस सर, वो तो एकदम आधार है। हाँ सर। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि स्कूल सिस्टम का कंप्लीट नेशनलाइजेशन कर दिया जाए और हायर एजुकेशन का, मतलब यूनिवर्सिटी सिस्टम का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। नहीं सर, मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ सर। तर्क क्या है सर? इसके पीछे तर्क ये है सर कि हमारा जो उद्देश्य है, हम लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखते हैं सर। इसका उद्देश्य है गरीबी, भुखमरी, असमानता को दूर करना। सर अगर हम जैसे निचले स्तर पे हम सबका राष्ट्रीयकरण कर देंगे सर, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि निजी क्षेत्र जो है वो अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा बनी रहती है सर, शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है। ये सर चुनौती है। और अगर हम हायर एजुकेशन में अगर हम पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं सर, तो मार्केट इकोनॉमी हो जाएगी। इससे सर
गरीबों को कम लाभ होगा, जिसके पास पैसा है सिर्फ वही एजुकेशन ले सकता है, तो अपॉर्चुनिटी सर कम हो जाएगी। जैसे IIT में सर सरकार ST SC वर्ग को जो है मतलब फीस में माफ देती है सर, ये तो है ही सर। क्या ठीक इसके उलट कर दिया जाए? नहीं सर, दोनों, मेरा मत है कि दोनों साथ साथ चलें। दोनों साथ साथ चले। यस सर। अच्छा, ठीक है। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ सर, सुना है इसके बारे में? हाँ सर। क्या है ये? सर कम्युनिटी पुलिसिंग ये होता है कि पुलिस और जो जनता है, समुदाय के लोग हैं जहाँ, उनके बीच सहयोग और सामंजस्य रहता है, और किसी भी मुद्दे पर जैसे अपराधी है तो उसके बारे में जानकारी देती है जनता, तो पुलिस उसको आसानी से पकड़ सकती है, और पुलिस के अंदर जनता के प्रति संवेदनशीलता होती है, ये नहीं कि डराया जाए धमकाया जाए, एक मित्रोत व्यवहार हो, वही कम्युनिटी पुलिसिंग के उदाहरण है। कम्युनिटी पुलिसिंग। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का क्या कॉन्सेप्ट है? सर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो जिस सरकार होती है सर, उसकी नीतियों और योजनाओं को जो लागू करे, वही से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है। अगर उनकी कुछ राजनीतिक नीतियाँ यस सर। संविधान सम्मत नहीं हो, यस सर। तो ब्यूरोक्रेसी का जो कमिटमेंट है वो संविधान के प्रति होगा या पार्टी के प्रति होगा, सर सरकार के प्रति होगा? सर संविधान के प्रति। अच्छा, तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब? हमारे यहाँ सर अभी पूर्णतः ऐसा नहीं, हमारे यहाँ संविधान है सर्वोच्च है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मुख्यतः तानाशाही देशों में देखी जा सकती है, जहाँ बहुत कमिटेड है, जैसे चीन में है, वहाँ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बहुत है, कि मतलब जो सरकार की नीतियाँ उसको कड़ाई से ही लागू किया जाए। हमारे यहाँ सर ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कुछ मुद्दों पे दिखता है कि सरकार उनको वो करती है, लेकिन पूर्णतः नहीं है सर। अच्छा, कमिटेड जुडिशियरी का क्या कॉन्सेप्ट है? सर सेम यही है कि कमिटेड जुडिशरी जो होती है, सरकार जो है जो कुछ कर रही है, सरकार के प्रति जो है उसका निर्णय रहता है कि हाँ सही कर रही है। अच्छा, मान लेते हैं आपकी पोस्टिंग होती है किसी ज़िले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में, और आप अपने किसी सीनियर ऑफिसर IG के घर पे जाते हैं, और वहाँ उनके परिवार की एक बच्ची आपके साथ शेयर करती है कि उसका सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है घर में। यस सर। तो आप कैसे इस सिचुएशन को एड्रेस करेंगे? सर पहले तो मैं कारण जानूंगा कि समस्या क्या है वास्तव में, और जहाँ तक वो बच्ची है, चाइल्ड एब्यूज़ है। हाँ सर, चाइल्ड एब्यूज़ का केस है। यस सर। और अगर ये सब कुछ सही रहा सर, मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं देखूंगा कि सब कुछ सही है, तो पहली बात तो सर जो कर रहा है, एक तो पॉक्सो कानून है हमारे यहाँ जो बच्चियों को यौन शोषण पे लगता है, और ये है सर, मैं उसके तहत कार्रवाई करूँगा सर, कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल। अच्छा, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? सॉरी सर? एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम सुना है इसके बारे में? नहीं सर। कार्बन टैक्स के बारे में? हाँ सर। क्या है ये? सर कार्बन टैक्स यूरोपीय देशों द्वारा लगाया जा रहा था, कि मतलब जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत जैसे देश हैं, ये जो उत्पादित करते हैं उन पे जो कार्बन वो हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसके आधार पर वहाँ टैक्स लगाया जा रहा था सर। तो इस पे भारत ने इसका विरोध किया है कि नहीं। ठीक है। अच्छा नारायण, दो फ्रेजेस मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, यस। आप मुक्त रूप से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बिग इज ब्यूटीफुल और दूसरा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सर मैं इसका संदर्भ नहीं समझ पा रहा। अमेरिका बिग इज ब्यूटीफुल, जापान स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यस सर। संदर्भ तलाशिए और कोशिश कीजिए। सर जो अमेरिका है सर, उस देखा जाए तो आर्थिक और जो उसकी आर्थिक सैनिक दृष्टिकोण से सर मतलब महाशक्ति के रूप में है, तो इसलिए सर उसको कहा जाता है कि बिग इज ब्यूटीफुल। जापान है सर, जापान भले छोटा देश है सर, लेकिन उसने अब खुद को स्थापित किया मानव संसाधन विकास के द्वारा। वर्तमान समय में सर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो संदर्भ में से कहा जा सकता है। अच्छा, एक पॉलिसी है सरकार की जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यस और दूसरी तरफ बजट में या अदरवाइज भी यस सर हम लोग तलाशते रहते हैं क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। यस सर। तो दोनों में कहीं विसंगति आपको दिखती है या बिल्कुल ऑटोमेटिक फिट है दोनों? नहीं सर, समानताएं दिखते हैं कि जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये अर्थ है कि जो डिस्ट्रिक्ट जिन प्रोडक्ट्स में जो है अच्छा उत्पादन कर सकता है वो उत्पादित करे, और वहीं से क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो क्रॉप्स हैं, मतलब जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर जो खेती हो वो सर ये क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेटिक आधार पर खेती हो वो तो समझ में आया, वन Yes, sir. डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यस सर लेकिन क्लाइमेट रेसिस्टेंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, यस सर इसका मतलब कि क्लाइमेट से बिल्कुल आपने उसे इम्यून कर दिया। यस सर। तो दोनों में कहीं आपको लगता है कि सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से एक दोनों अलग पैराडाइम है डेवलपमेंट का? नहीं सर, दोनों का विकास मतलब उद्देश्य तो विकास ही है सर दोनों का। जैसे वन ओपीओडी का हो चाहे क्रॉप्स का हो, दोनों का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना, और यही है सर। दोनों में कोई आपको समस्या नहीं दिखती? नो सर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि क्रिप्टो के ऊपर हाँ बजट में बड़ी आशा थी कि कुछ आएगा, क्या आया बजट में? सर क्रिप्टो के ऊपर तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, बजट में कुछ ऐसा पढ़ा हूँ। अच्छा, क्रिप्टो रेगुलेशन, Yes. क्रिप्टो को रेगुलेट हाँ। करने के क्रिप्टो मार्केट को। कोई देश जो कि सॉवरेन कंट्री होता है यस वो क्रिप्टो को क्यों नहीं अपनाना चाहता है? जबकि हम सभी जानते हैं कि अगर आज आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए और यहाँ से आपके कोई मित्र क्रिप्टो आपको भेजना चाहते हैं तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर करेंसी सॉवरेन करेंसी भेजेंगे तो 1-2 दिन लगेगा। यस तो एक सॉवरेन राष्ट्र यस और क्रिप्टो करेंसी का जो टेक्नोलॉजी है या जो ट्रांजैक्शनल नॉर्म्स हैं उसमें कहीं आपको विसंगति दिखता है? हाँ सर, बिल्कुल दिखता है। Yeah. जैसे सर क्रिप्टो करेंसी जो है वो कौन कहाँ से बन रही है, कौन उसको बना रहा है, इसका कोई सर हमारे पास डेटा नहीं है, कहाँ से वो आ रहा है, और रेगुलेशन डेटा इसका नहीं है या पता ही नहीं है सर कि कहाँ से कौन इसको बना रहा है। वो क्रिप्टो माइनिंग होती है, उसके तहत उसका उत्पादन वो होता है। लेकिन ये है सर, और दूसरा सर कि इसके लिए हमारे पास अभी सिर्फ एक देश ने जो है इसको मान्यता दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और कोई बड़े देशों ने इसको मान्यता नहीं दी है कि मतलब अपनाया जाए। सिर्फ ये अनौपचारिक है कि कभी इसका बढ़ सकता है दाम, कभी घटता है सर। तो अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का जो उतार चढ़ाव इससे हो सकता है, और हमारी नीतियों को सर खतरा है, तो इसलिए सर हम इसको नहीं अपना रहे। तो देश की सॉवरेनिटी पर खतरा हो जाता है ब्लॉकचेन? बिल्कुल 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 सर, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। थैंक यू। नारायण, आप यूपी से है, यस सर। यूपी के कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताएं। सर जैसे वाराणसी हुआ, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, ये सर, और अयोध्या है। मतलब प्योरली हिस्टोरिकल, ये रिलीजियस प्लेसेस भी है या प्योरली हिस्टोरिकल? नहीं, रिलीजियस भी हैं सर, हिस्टोरिकल भी हैं। जिसका मतलब रिलीजियस ना हो, नॉन रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस। सर आलमगीरपुर है और हुलास है, जो हड़प्पा सभ्यता में जिसका वो मिलता है सर, वो। आलमगीरपुर हड़प्पन साइट है? हाँ सर। आलमगीरपुर? यस सर। तो फतेहपुर सिकरी में जो फोर्ट है वो किसके जमाने में बनाया गया? सर अकबर। यस। और शाहजहां को कहाँ कैद किया गया था? जो उसको कैद किया था, Yes. किस फोर्ट में रखा था उसको? सर आगरा के फोर्ट में शायद में भी रखा था, क्योंकि वहीं से वो ताजमहल को देख सकता था, तो इसलिए। ये बताएं कि मैकमोहन लाइन का सुना है नाम आपने? हाँ सर। क्या है? सर मैकमोहन लाइन सर भारत और चाइना के मध्य में जो है एक सीमा है सर, उसी को मैकमोहन लाइन कहते हैं सर। एक्चुअल मतलब ग्राउंड पे खींचा गया है? नहीं या सर, map पे? ग्राउंड पे नहीं है सर, मैप पे है सर।
देखा है। आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाम सुना है? हाँ सर, बीएसएफ। उसका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता सकते हैं? सर बीएसएफ जो है वो हमारे भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में सर उसके अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक सीमा से बढ़ा दिया गया है, और आंतरिक सुरक्षा को जो है, सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सर उसका योगदान काफी रहा है बीएसएफ। कारगिल वॉर के बाद सुब्रमण्यम कमेटी आई थी, यस सर। उसके रिपोर्ट का कुछ क्या रिकमेंडेशन? सर मुझे तो बहुत आइडिया नहीं, शायद सीडीएस के बारे में भी था को, और बहुत सारे रिकमेंडेशन थिएटर कमांड बनाने के लिए। एक था कि आपको वो तो है ज्वाइन हो, बाकी है कि वन बॉर्डर वन, हाँ सर, वन बॉर्डर वन फोर्स सर। जिसके कारण से एसएसबी को अलग बॉर्डर अलग, दिया हाँ गया, सर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलग किया गया। आईटीबीपी को सर अलग दिया गया, असम राइफल्स। ये सीएपीएफ से आप क्या समझते हैं? सर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सर। तो इसके तहत सर 5 सर्विसेज हैं जिसके जो आते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसपी हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, और एक सर सीआईएस और आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया कौन है? सर आर्म फोर्सेस में जो सेनाएं हैं, और एक असम राइफल्स को सर आर्म फोर्सेस में माना जाता है। असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स है या? सर पैरामिलिट्री है, लेकिन उसके जो हेड होते हैं वो लेफ्टिनेंट मतलब जनरल होते हैं। आपने अभी अपने उसमें लिखा हुआ है हॉबीज में सपोर्टिंग फैमिली इन एग्रीकल्चर, यस उसमें आप कैसे सपोर्ट करते हैं? मैम, जैसे गांव में रहते हैं तो जब फसल बोई जाती है उसके बाद फिर कटाई होती है, उसके बाद उसका जो प्रोसेसिंग होता है उसमें से मैम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपने ग्राउंड में फील्ड करा हुआ है काम? Yes. फील्ड में। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी आप अपने एरिया में किस तरह से सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं कि आ सकती है, किस किस फॉर्म में आपके एरिया में जहाँ आप एग्रीकल्चर करते हैं? मैम सोलर एनर्जी के रूप सोलर में में आ Yes, सकती है। सरकार ने पीएम कुसुम योजना चलाई है मैम इस पिछली बजट में, हम्म। उसके तहत मैम हमने सबसे जो- इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है सोलर एनर्जी का जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल हो जाएगी? मैम जो है एक तो सनरेज है वो लगातार मिलती रहती वो है। सब तो है ही, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? लागत कम है मैम उसकी, मतलब सरकार आधा हम्म। पैसा देती है सब्सिडी के रूप में और आधा ही लगाना पड़ता हाँ, है। सो इसका एक टर्म होता है जिसकी वजह से वो देखा जाता है, लेवल LCOE, यस है ना? पढ़ा है आपने इसके बारे में? LCOE के ना, LCOE टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एफिशिएंसी के लिए। इकोनॉमिक्स थी आपके ग्रेजुएशन में, यस मैम। तो जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं? क्या मैम? जनरल इक्विलिब्रियम, सारे ओके। परेटो ऑप्टिमैलिटी, पब्लिक गुड, हाँ मैम पब्लिक। हाँ पब्लिक गुड बताइए। मैम पब्लिक गुड्स होते हैं जो मतलब आम जनता जिसका उपभोग करती है उसी को public- उसकी 2 फीचर्स क्या हैं इम्पोर्टेंट? सॉरी मैम। ओके, एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा बताइए। मैम जैसे ऊर्जा को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है सर, मैम उसी को जो है एनर्जी जियो पॉलिटिक्स क्या फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी जियोपॉलिटिक्स में? हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स मैम, ऑयल का तो पता है, हाइड्रोकार्बन्स का नहीं पता है। ऑयल पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन हाँ ओनली। मैम। तो क्या चीज होती है? बिकॉज ऑयल कहीं पे है और डिमांड कहीं पे है, हाँ, तो क्या चीज होती है जोग्राफिकली? ट्रांसपोर्टेशन, एक तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, और उसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के बीच में बाधा आती है, वो क्या है? उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिट रूट, राइट? बिजनेस डिलेमा तो आपको नहीं पता होगा। PLI हाँ मैम। बताइए। प्रोडक्शन लिंक इसकी इनिशिएटिव है सरकार द्वारा कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें सोलर पैनल उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, इन सब उद्योगों को मैं बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की। कितने सेक्टर्स कवर्ड है? लगभग 10 सेक्टर्स का इसमें, थोड़े और? हाँ, और इसको सरकार और 14 बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रॉब्लम आ सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, मैम कि नहीं आएगी? मैम जैसे देने के लिए जब इनिशिएटिव्स देने होते हैं तो देखा जाता है कि इंडस्ट्री ने क्या वर्क किया है, किस आधार पे दिया जाता है। इसमें मैम कई बार जो है कुछ समस्याएं आ जाती हैं उनको इनिशिएटिव प्रदान करने में, तो इसकी समस्याएं कुछ आती हैं।
मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या आप विजुलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ मैम, दिख रहा है मैम। दिख रहा है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा नारायण, यस सर। बजट में सप्तऋषि क्या है? सर 7 स्तंभ हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। इसमें पहला है समावेशी विकास है। इसके तहत कृषि, एग्रीकल्चर और शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके बाद सर अंतिम व्यक्ति तक पहुँच है। इसके तहत 500 जिले में 500 ब्लॉक्स में जो है आकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर तीसरा है सर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, आधारभूत संरचना। फिर चौथा है सर सक्षमता विकास। पांचवा है सर युवा शक्ति को बढ़ावा देना। छठवां है वित्तीय क्षेत्र और सातवां है एनर्जी ग्रोथ। इसमें कोई चीज मिसिंग है आपके हिसाब से? कुछ और ऐड होना चाहिए था राष्ट्र के विकास को देखते हुए? सर इसी में जो है सब कुछ समाहित है सर। इसमें सब कुछ समाहित है। यस सर। अच्छा, कृषि में स्टार्टअप की भी बात कही गई है। हाँ सर। किस तरह का स्टार्टअप हो सकता है भारत में कृषि में? सर कृषि में नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स की बात की गई। इसके लिए एक फंड भी बनाया गया है, स्टार्टअप फंड के नाम से, जो है जो छोटे किसान हैं उनको जो तकनीकी चाहिए वो सर इसके तहत प्रदान की जाएगी। कृषि में प्राइवेटाइजेशन कितना लॉजिकल होगा अगर अभी का कृषि का स्टेटस देखें तो फंड्स के मामले में? सर प्राइवेटाइजेशन का तो नहीं है, हाँ निजी क्षेत्र उसमें जा सकते हैं। नहीं, आपके हिसाब से यस सर। कृषि में अगर निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए यस सर। तो कृषि विकास में कितना लाभ होने की आशा होगी? सर जैसे तकनीक के स्तर पे कुछ लाभ तो जरूर होंगे। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर पे फायदा होगा कि जो विपणन तंत्र है वो मजबूत होगा हमारा। तो सर कुछ फायदे दिखते हैं इसमें। तो ऐसा कोई प्लान भारत सरकार ने रखा है इसमें कृषि के विकास के लिए? सर इसके तहत जो है सर याद नहीं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया गया है कृषि के क्षेत्र में? सर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए ऋण देने का प्रावधान है इस बजट तो नहीं, पिछले बजट की तुलना में व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 100% अच्छा, और सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र पर है बजटीय प्रोविजन में, बजटीय प्रावधान में? सर एक तो इंफ्रा क्षेत्र पे और दूसरा सर कृषि क्षेत्र पे और हरित विकास पे। 3 क्षेत्रों से ज़्यादा जोर दिया गया सर। ठीक है नारायण, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने जो 2-3 पॉइंट नोट किया है उसमें एक तो यह है कि पॉज लेना होगा बोलने के पहले, जल्दी बोल रहे हो, है ना? ठीक। दूसरा कि जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं आंसर कंसाइज होना चाहिए, लेकिन इतना भी कंसाइज नहीं हो कि वो अस्पष्ट हो जाए। जैसे मान लो मैकमोहन लाइन पूछा क्या है, तो केवल यह कर दिया कि भारत चीन के बीच की सीमा है ना, या स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बिग इज ब्यूटीफुल। ये बड़ा जनरलाइज्ड प्रोवर्ब है, तो इस पर कुछ तो ये पूछने की बजाय कि नहीं कंटेक्स्ट में नहीं समझ पा रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट वाले आंसर पर थोड़ा काम करने की जरूरत है मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ नारायण, पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा आप ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए और कैजुअल भी नज़र आए। तो जो ईगरनेस होता है किसी क्वेश्चन को लेने का वो थोड़ा कम दिखा। कॉग्निटिव क्वेश्चंस जैसे चूंकि दूसरी बार आप कर रहे हैं तो हम लोगों को बताया गया था कि लेवल थोड़ा ऊपर करना है, तो हम में से कईयों ने रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आपको किए और आप डिफ्लेक्ट करते गए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में कि भाई वो मेरा नो गो एरिया है, तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह अब जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बिग इज ब्यूटीफुल, ये कॉमन सेंसिकली आप कह सकते हैं कि भाई चीज़ों को देखने का अलग नज़रिया है, पोएटिक नज़रिया भी हो सकता है। डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको हिंट भी दिया गया अमेरिका और जापान का टेक्नोलॉजी रिलेटेड की भी स्मॉल चीज़ें बनाने की बात हुई और बड़ी चीज़ें बिग इज़ ब्यूटीफुल। तो एक पैराडाइम था डेवलपमेंट का, जब बिग डैम्स इंडिया में ही और स्मॉल डैम्स, तो आपके पास कई चीज़ें उपलब्ध थी जिसका आप प्रयोग कर कर उसको ये कर सकते थे। तो अच्छा, दूसरा कि जब आप अनश्योर हो तो नो कहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग कि भाई आलमगीरपुर को बताया आपने हड़पन साइट,
आलमगीरपुर तो प्रिंटेड ग्रेवियर साइट है, हड़प्पन साइट तो है नहीं। अहिछत्रा और ये तो आपका एंशिएंट इंडिया पेपर है। हाँ, तो आलमगीरपुर को मैंने दोबारा इसलिए जानकर टोका, फिर भी आप कहते हैं हाँ हड़प्पन है, तो हड़प्पन साइट वो है नहीं। ठीक है, तो इस तरह की बातें जहाँ थोड़ा भी अनश्योर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर या गेस करना है तो पूछ के करना है, पूछ के करना है। देखो है क्या ना कि जो सर ने कहा ना कि रिफ्लेक्टिव आंसर जो होते हैं ना, जैसे मान लो स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ तो सर ने हिंट कर दिया, बोर्ड विल नॉट गिव यू हिंट, है ना। तो उसमें भले वो 5 सेकंड का पॉज ले लो कि सर मैं सोच के बताता हूँ, किसी एक एंगल को ही सही, है ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, कब है तुम्हारा इंटरव्यू? सर 16 को, अभी टाइम है। ठीक, मिलता हूँ, बात कर लिया, वंदना से बात कर ली। ठीक, चल, ढीला नहीं छोड़ना है, पिछली बार बेहतर था। पोटेंशियल है तुम्हारे पास, उसको कैजुअल होकर खराब नहीं करना, थोड़ा सा है ना, पोटेंशियल है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।